हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में, जहां आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले लोगों को ग्रामर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो उसी को समझ में आएगा जिसको पता है कि हम ट्रांसलेट किस तरीके से करते हैं, ग्रामर किस तरीके से यूज करते हैं, ग्रामर के रूल्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं जब टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसके बाद जो है हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हर टेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन के क्या यूज है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हम किस तरीके से टेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश करना हो या इंग्लिश से हिंदी करना हो। इसलिए हम जो है सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस के टाइप्स के बारे में देखेंगे, फिर हर एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें टेंस के कैसे रूल्स होते हैं, क्या वर्ब होता है, किस तरीके से सब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से मैटर करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेंस क्या होता है? तो टेंस जो है वर्ब का फॉर्म है जो हमें बताता है टाइम के बारे में। टेंस क्या है? तो वर्ब का वो फॉर्म है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। कौन से टाइम के बारे में बताता है? तो उस टाइम के बारे में बताता है जिस समय कोई वर्ब एक्टिव था या फिर एक्टिव होगा या फिर एक्टिव है, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी काम जो हुआ है या होगा या होने वाला है या अभी हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जो फॉर्म बताता है, जो वर्ब हमें बताता है, वही क्या है? टेंस। तो हम आसानी से समझ सकते हैं टेंस बस क्या है कि टेंस से हमें ये पता चलता है कि कौन सा वर्ब जो है कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव है या किस समय एक्टिव था। तो वर्ब जो है, हमें वर्ब से तो हमें पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। वर्ब तो हमें ये बताता है कि किसी भी चीज का होना या करना, या हम जिस चीज को देखते हैं कि कोई चीज हो रही है, कोई एक्शन में, तो वही वर्ब है। तो वर्ब के जिस फॉर्म से हमें पता चलता है, जिस फॉर्म से, वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो वर्ब का फॉर्म ही ये हमें बताता है कि कौन सा काम कब हुआ था, वही क्या है? टेंस है। टेंस बेसिकली क्या है? एक टाइम है जो बताता है उस समय कौन सा वर्ब एक्टिव था, वर्ब का कौन सा फॉर्म एक्टिव था। क्योंकि एक काम जो है वो समय के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, वर्ब को एक वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि खाना, ठीक है, ईट। अब यही वर्ब जो है अलग अलग समय में एक्टिव हो सकता है। जैसे कि मैं खाऊंगा, ये वर्ब है, ठीक है, खाऊंगा यानी कि ईट से ही बना, लेकिन ये आने वाले टाइम की बात कर रहा है। खा रहा हूं यानी कि ये जो वर्ब का फॉर्म है ये अभी के टाइम को बता रहा है। खा चुका हूं यानी मैंने खा लिया। तो ये जो वर्ब का फॉर्म है ये हो चुका है यानी कि होने वाली बात को बता रहा है। तो मिला जुलाकर ये पूरे क्या है? टेंस से रिलेटेड है। टेंस हमें जो है टाइम के बारे ही में बताता है, और वैसे टाइम के बारे में बताता है जिस समय वर्ब एक्टिव था या एक्टिव है या फिर एक्टिव रहेगा। हमें पता चल जाता है कि अच्छा जो काम हुआ है वो कब होगा या फिर कब हो रहा है या फिर वो हो चुका है या हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो टेंस बहुत ज्यादा बड़ा कोई डिटेल टॉपिक नहीं है, बस हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जिससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है। कौन से टाइम के बारे में पता चलता है? तो उस टाइम के बारे में पता चलता है कि जिस समय वो वर्ब एक्टिव था या एक्टिव है या एक्टिव होने वाला है, यानी कि एक्टिव होगा। कौन सा काम कब हुआ है, कब होगा, इस तरीके से हम टेंस के हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग एग्जिस्टेड और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग। यानी कि इसके बोलने का भी वही मतलब है कि कौन सा वर्ब कब एक्टिव था, कुछ कब होगा, कब किसने कौन सा काम किया, यही हमसे कौन बताता है? तो टेंस बताता है। अब जो है टेंस के मेनली तीन टाइप है। ऐसे टेंस और भी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन हम जो मेन टाइप बोलेंगे वो बोलेंगे कि टेंस जो है मेनली तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। काल का मतलब ही होता है समय। तो एक वैसा समय जब क्रिया हो रही है, यानी क्रिया हम बोलते हैं वर्ब को, कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो गई थी या क्रिया होगी, उस तरीके से हम काल समझते हैं। तो जो हम टेंस के टाइप को पढ़ेंगे, इन तीनों ही टाइप को पढ़ेंगे। तो मेनली जो टाइप होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस यानी कि एक ऐसा टाइम जो वर्ब के फॉर्म को इस तरीके से बताता है कि वो अभी के समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में होने वाले जो वर्ब है वो कब एक्टिव है, तो अभी प्रेजेंट में एक्टिव है।
पास्ट टेंस, यानी कि इसमें वर्ब का वो फॉर्म पता चलता है, वैसे एक्शन पता चलते हैं जो हो गए हैं, यानी कि वो टाइम बीत चुका है जब वो एक्शन हो रहा था, यानी कि जो भी कोई वर्ब एक्टिव था वो पहले था, अब नहीं है, मतलब वो हो गए। फ्यूचर टेंस क्या बताता है? तो फ्यूचर टेंस एक ऐसे टाइम को बताता है जब वर्ब अभी एक्टिव नहीं है, ना एक्टिव था, वो एक्टिव होगा, यानी कि वो क्रिया जो है बाद में होगी, उस टाइम के बारे में हमें फ्यूचर टेंस से पता चलता है। तो प्रेजेंट टेंस अभी का टाइम, पास्ट जो टाइम बीत गया उसके बारे में, फ्यूचर जो टाइम आने वाला है, यानी कि इसमें वर्ब के ऐसे फॉर्म के बारे में पता चलेगा जो इसी टाइम एक्टिव होगा, अभी के बारे में। पास्ट टेंस में ऐसे वर्ब के बारे में हमें पता चलेगा जो वो वर्ब एक्टिव पहले था लेकिन अब नहीं है। और फ्यूचर टेंस में हम ऐसे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ब आगे चलकर एक्टिव होगा बट वो अभी नहीं, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का ऐसा हिंदी में जो बोलते हैं वो वर्तमान काल बोलते हैं इसको। पास्ट टेंस को जो बोलते हैं वो भूतकाल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि भविष्य में होने वाली क्रिया, तब हमें पता चलेगा फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे हम अभी जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और जो फ्यूचर टेंस है, ये टेंस के मेन 3 टाइप है, लेकिन ये तीनों टाइप के हर एक एक अपने कॉमन 4 टाइप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो है वो भी 4 भागों में बटा होता है, पास्ट टेंस भी अपने 4 टाइप्स में बटा होता है, और फ्यूचर टेंस भी अपने 4 टाइप में बटा होता है। इस तरीके से हम टोटल 12 टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म और फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म। तो इस तरीके से हम टेंस के टोटल 12 फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि 12 तरीके के टेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। जब ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने में हम कौन से रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, अभी होने वाली क्रिया, यानी कि जो वर्ब अभी के टाइम में एक्टिव है वो हम किस में पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस में। तो मैंने बताया, तो प्रेजेंट टेंस तो हमें पता चल गया। प्रेजेंट टेंस जो उसके फॉर्म्स है वो टोटल 4 फॉर्म है, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम 4 तरीके से उसके वर्ब के फॉर्म को पढ़ते हैं, 4 फॉर्म्स में तोड़कर। तो हम सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि जो पहला टाइप होगा उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इसमें जो पहला है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है। अब मैंने सबसे पहले यही बताया कि टेंस पढ़ने का हमारा सबसे पहला मोटिव ये है कि हम इसको अप्लाई करके हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हम कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। टेंस की कौन कौन से ऐसे रूल है जो वर्ब पर, सब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेंस पढ़ने का सबसे पहला मकसद यही है, ट्रांसलेशन सीखना। किससे? टेंस से रिलेटेड। तो टेंस से रिलेटेड हम ट्रांसलेशन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में जो उसका पहला टाइप पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है हिंदी से इंग्लिश करना, उसके बाद थोड़ा जो है हमें इंग्लिश से हिंदी, फिर हिंदी से इंग्लिश करना सिखाया जाता है। अब हम सबसे पहले जब है हिंदी से इंग्लिश जब करेंगे तो हिंदी से इंग्लिश करते समय हमें पहचानने के लिए सिखाया जाता है कि देखो अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में जब लिखा होता है तो इंग्लिश के हम रूल्स को देखकर पहचानते हैं, और हिंदी में जो लिखा होता है हिंदी में हम लिखावट के हिसाब से, यानी कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है उसको पहचान कर करते हैं। तो हिंदी में अगर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो जो क्रिया है, वो वर्ब है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने अगर कोई भी चीज हिंदी में लिखी हो, कोई भी वाक्य यानी कि कोई सेंटेंस
अगर हिंदी में लिखा हो तो हम कैसे उस चीज को पहचानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि वाक्य के अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या, वाक्य। तो वाक्य किसको कहते हैं, अगर जैसे नहीं पता है तो हम समझ सकते हैं कि वाक्य जो है वो सेंटेंस कहलाता है। यानी कि हिंदी का कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा हो, ता, यानी कि ता है, ते है, ती है और ती है। और हमें पता है कि है और है में क्या डिफरेंस है। जैसे खाती है और खाती है, इन दोनों में फर्क है। यानी कि है अगर है तो वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, और अगर है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में हो और हिंदी में उसके लास्ट में क्या लिखा हो, ता है, ते है, ती है। अगर ऐसे चीजें लिखी हुई हो तो हम बोलेंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। अब हम उसको हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे। अब सबसे पहला सवाल जो ज्यादा कंफ्यूजन वाला है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि ता है, ते है, ती है, ये तो बहुत सारी चीजों में लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ पे लिख दिया गया। अब यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा, सोहन खेलता है, क्या उसका भाई स्कूल जाता है, ठीक है। अब एक और चीज हम लिखते हैं, अब जैसे ये चार वाक्य यानी कि चार सेंटेंस मैंने लिखा हिंदी में, जैसे सोहन खेलता है। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ता है लास्ट में होना चाहिए, ते है, ती है या फिर ती है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखना। अब ता, ते और ती किस में देखना है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके लास्ट में ता है, ये होता है। तो हमें देखना है वर्ब में। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यानी कि हमें जो ता, ते और ती ये देखना है, वो देखना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है उसके लास्ट में हमें देखना है। तो ध्यान से देखना, सोहन क्या है, तो सोहन तो एक नाम है, तो नाम क्या होता है, हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। खेलता, खेलता बना है किससे, खेलना से, यानी कि प्ले। तो ये एक वर्ब है। अब इसी में हम देखेंगे लास्ट में क्या, ता। तो अच्छा, यानी कि जो वर्ब है इसके लास्ट में ता है। फिर यहाँ पे क्या उसका भाई स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या उसका भाई एक सवाल पूछा जा रहा है, उसका भाई यानी कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल एक जगह है, जाता है, जाता किससे बना है, जाना से, यानी कि गो से। तो ये एक वर्ब है, इसके लास्ट में ता है, ओ। तो मतलब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। राधा खाना खाती है, तो राधा तो एक सब्जेक्ट हो गया क्योंकि एक फीमेल है, मतलब एक गर्ल है, और ये एक सब्जेक्ट है। खाना क्या है, जो चीज हम खाते हैं, यानी कि खाने वाली चीज वो खाना है। और ये जो खाता है, जो हम मतलब खा लेते हैं, उसी के बारे में। तो ये भी एक वर्ब है। अब लास्ट में क्या है, ती। और ती के बाद क्या है। तो हमने जहां जहां पे देखा ता ती और उसके बाद है। वे लोग, वे वहां नहीं जाते, यानी कि उसके, अब हम किस में देखेंगे, तो वर्ब में देखेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, वे यानी कि सब्जेक्ट है, वहां एक जगह है, नहीं ये तो निगेटिव पॉइंट को बता रहा है। जाते हैं, जाते किससे बना है, जाना से। तो इसके लास्ट में क्या है, ते और उसके बाद है। तो हमें कभी भी याद रखना, ता, ते, ती या फिर कोई भी मतलब
इसी से रिलेटेड हो, तो हम किस में देखेंगे, हम देखेंगे उस सेंटेंस में, वर्ब में। ये सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो इस तरीके से लिखा नहीं रहेगा। इंग्लिश में हम रूल्स को देख के पहचानते हैं, और हिंदी में हम बनावट को देख के पहचानते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें ता ते ती किस में पहचानना है, हमें क्रिया में यानी कि वर्ब में देखना है कि लास्ट में है कि नहीं। अगर वर्ब में है और उसके बाद है इस तरीके से है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस यानी कि वाक्य है। तो यहाँ तो हमने पहचान लिया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीके से, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, अगर कोई वाक्य दिया हुआ है, उसकी क्रिया यानी कि उसके वर्ब में हम देखेंगे कि अगर लास्ट में ता ते ती है और उसके बाद है इस तरीके से है, तो हम बोलेंगे कि वो जो दिया हुआ सेंटेंस यानी कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कुछ लोग क्या देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, किसमें, सबसे लास्ट में। यानी कि इस तरीके से, ऐसे तो जो वर्ब होता है वो सबसे लास्ट में ही लगभग होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पहले। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या गलती की, यहाँ पे लिखा कि कोयला काला होता। अब उन्होंने ये बोला कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ता है, होते हैं यानी कि ते हैं, तो इन्होंने बोला क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ऐसी गलती कभी मत करना। होगा, लास्ट में होगा कि ता है ते है, लेकिन मैंने क्या बोला, पहचानना किस में है, उस सेंटेंस के, उस वाक्य के वर्ब में देखना, क्रिया में देखना है कि ता ते ती जो है उसकी क्रिया में। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रिया का मतलब क्या, कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में कोई काम हो रहा है, कोई वर्ब एक्टिव है। याद रखना कि टेंस से रिलेटेड जब भी हम किसी सेंटेंस को या वाक्य को देखते हैं, तो उसमें हमें एक चीज पता चलती है कि वहां जो है एक क्रिया कुछ हो रही है, कोई वर्ब जो है एक्टिव है। अब पहले जो है हम इस तीनों को देखते हैं कि कोयला काला होता है। इसको पढ़ने से या बोलने से क्या लग रहा है कि कोई वर्ब एक्टिव है, किसी भी काम का होना पता चल रहा है। यहाँ पे तो एक कंडीशन बताई जा रही है, किसी भी चीज के बारे में उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि जो कोयला है वो काला होता है। यहाँ इसको बोलने से या पढ़ने से हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि जो कोयला है वो कोई वर्ब के एक्टिव है, यानी कि जो वर्ब से रिलेटेड है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हम ऊपर के सेंटेंसेस को देखें तो सोहन खेलता है, यानी कि सोहन जो है एक वर्ब से रिलेटेड है। कौन से वर्ब से, जो एक्टिव है, वो खेलने का काम हो रहा है। क्या उसका भाई स्कूल जाता है, यानी कि यहाँ एक वर्ब एक्टिव है जो क्या है, जाना, यानी कि यहाँ जाने का काम हो रहा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि बच्चे शरीफ होते हैं, उनके कैरेक्टर, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि कोई काम हो रहा है। अब ध्यान से देखो, जो होता है लास्ट में ता है, तो ये ता लगा हुआ किस में, होता है, क्या ये एक वर्ब है, नहीं, ये एक वर्ब नहीं है। क्योंकि जो वर्ब होता है उससे हमें पता चलता है, क्रिया जो होती है उससे पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। हमें जब भी टेंस पहचानने के लिए दिया जाए कि जो दिया हुआ सेंटेंस या दिया हुआ वाक्य है, तो हिंदी की खास की बात मैं बता रहा हूँ, हिंदी में हम जब भी ता ते ती कुछ भी पहचानेंगे, तो हम सबसे पहले जो ता ते ती, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बता रहा हूँ, हम हमेशा क्रिया में देखेंगे, उस सेंटेंस के वर्ब में देखेंगे कि वो पहचान है कि नहीं। हम और कहीं नहीं देखेंगे, हमें किस में देखना है, उस सेंटेंस के वर्ब में। वो जो पहचान ढूंढनी है, पहचान क्या है, कि वाक्य के अंत में ता ते ती जो लगा रहता है वो किस में लगा रहता है, तो क्रिया में, यानी कि उस सेंटेंस में होने वाले वर्ब में, या जो हो रहा है उस वर्ब में वो पहचान छुपी होती है, और किसी दूसरे शब्द में नहीं देखना। तो यहाँ होता है, होते हैं, होता है, ये टेंस से कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उससे किसी न किसी चीज की प्रॉपर्टी या कंडीशन पता चल रही है कि कौन सा चीज कैसा होता है। लेकिन ऊपर की जो चार सेंटेंस यानी कि चार वाक्य मैंने लिखे, उसमें पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, यानी किसी क्रिया के होने का पता चल रहा है। जब किसी सेंटेंस में किसी क्रिया के होने का पता चले, तब समझ जाना
कि वो चीज जो है किसी ना किसी टेंस से रिलेटेड है, क्योंकि टेंस से ही हमें पता चलता है कि कौन सा काम कब हो रहा है, या कोई काम होने वाला है, होता है या होगा। देखिए इस तीनों में, जैसे कोयला काला होता है, दूध उजला होता है, बच्चे शरीफ होते हैं, इनमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा काम हो रहा है, इसमें तो कंडीशन और प्रॉपर्टी पता चले। तो याद रखना आज के बाद जो है इस तरीके की सेंटेंस को कभी मत बोलना कि किसी टेंस से रिलेटेड है। टेंस से रिलेटेड सेंटेंस वही होता है जिस सेंटेंस में कोई वर्ब एक्टिव होता है, यानी कि कोई क्रिया हो रही होती है, तब हम बोलते हैं कि अच्छा जो ये दिया हुआ सेंटेंस है वो किसी न किसी वर्ब, ये टेंस से रिलेटेड है। हिंदी में पहचानने का ये तरीका है, लेकिन जब इंग्लिश में हम पहचानते हैं तो इंग्लिश में हम वर्ब के फॉर्म को, वर्ब को, सब्जेक्ट को, इसको देखते हैं। ये तो सिर्फ हिंदी में था, अब इंग्लिश में भी पहचानेंगे कि इंग्लिश में क्या दिया हो। उससे पहले जो है हम बहुत सारे रूल्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये अभी मैंने बताया क्या कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। बस इतना याद रखना कि जो हमारे सामने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में क्रिया को ढूंढना है, और क्रिया के लास्ट में देखना ता, ते और ती है कि नहीं, और उसके बाद है इस तरीके से है कि नहीं। अगर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ये तो हो गया, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल के बाद हम समझेंगे किस तरीके से और इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके आगे हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ये तो पहचानने का तरीका हो गया, मैंने बता भी दिया कि किस तरीके के सेंटेंस रहेंगे, कि हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हिंदी से इंग्लिश बनाते समय हम कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि हमें जो है ट्रेन पहले ही से ट्रांसलेशन कुछ बनाने आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो टेंस हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन के लिए पढ़ते हैं, उसमें वर्ब के जो है फॉर्म्स यूज होते हैं, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहचान लेंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमें पहचानने आना चाहिए, सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे। उसके बाद हमें वर्ब पहचानने आना चाहिए, कौन सा वर्ब एक्टिव है वो भी हम पहचान लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हमें पहचानने आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि कभी जो कोई क्रिया हो रही है तो उसका असर किसी पे पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, जरूरी नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, बट हमें पहचानने आना चाहिए ये तीनों चीज। तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर हमें वर्ब के फॉर्म्स पता होने चाहिए कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्म हैं। ठीक है, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म है जो इस तरीके से किताबों में लिखे होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। किसी किसी बुक पे नीचे में लिखा होता है इस तरीके से V2, V3, V4, V5। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में जो V4 है उसको इस तरीके से लिखा जाता है V1 प्लस ING। तो कंफ्यूज मत होना, V1 प्लस ING का मतलब ही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसको किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा कि लास्ट में इस तरीके से होता है S या ES। तो इसका भी कंफ्यूज मत होना ज्यादा, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में बता रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बताता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म को। किसी किसी बुक पे कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होती है, कोई इस तरीके से पढ़ता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। तो फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बात बराबर है। कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ता है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, कोई इस तरीके से पढ़ता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES उसके पीछे लगा होगा, तो वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन हम जो है इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा सही होगा, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म किस तरीके से यूज होता है। ये तो हो गया कि जब हम टेंस पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने तो सबसे पहले देख लिया ये पहली चीज की पहचान क्या होती है। किसकी पहचान? तो हिंदी में जो वाक्य दिए हुए हैं उसके पहचान। अब उसके बाद जो हम वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ब फॉर्म्स, यानी कि ऐसे वर्ब फॉर्म जब हम इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं या हिंदी से इंग्लिश तो कौन कौन से वर्ब के फॉर्म यूज होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, वर्ब के 5 फॉर्म है।
तो जरूरी नहीं है या ऐसा होता ही नहीं है कि वर्ब के पांचों फॉर्म किसी एक टेंस में यूज हो जाए। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, ठीक है। चाहे तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी या फिर फिफ्थ फॉर्म, लेकिन वो भी कंडीशन है उसके लिए। तो ये दोनों जो है वर्ब के फॉर्म यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में नहीं, मतलब एक ही सेंटेंस में दो तरीके के वर्ब के फॉर्म, किसी में फिफ्थ फॉर्म तो किसी में फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज नहीं होता। अब हम सेंटेंसेस के बारे में भी देखेंगे कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से सेंटेंस के। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या डज यूज होता है, चाहे तो डू यूज होगा या फिर डज यूज होगा। ऐसे बहुत कोई इनको जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन हम पढ़ने के हिसाब से हम मानते हैं कि डू या डज जो है वो इसके इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होता है। एक तो ये हो गया, हमने देखा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करेंगे या बनाएंगे तो उसमें वर्ब के कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो डू या फिर डज यूज होता है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर। अब ये सिंटैक्स और स्ट्रक्चर किस पे अप्लाई होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, तो जो सवाल होता है, यानी कि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे या इंग्लिश से हिंदी, तो एक ही तरीके की बातों को नहीं बताया जाएगा। जैसे कि अगर मैंने बोला श्याम बाजार जाता है, तो ये एक अलग सेंटेंस है। अगर मैंने बोला श्याम बाजार नहीं जाता है, तो ये एक अलग सेंटेंस है। फिर अगर मैंने बोला क्या श्याम बाजार जाता है, तो ये अलग सेंटेंस है। फिर अगर मैंने बोला कि श्याम क्यों बाजार जाता है, क्यों बाजार नहीं जाता है, तो जैसे ही जैसे बातों को चेंज करते हैं, अलग अलग शब्द आते हैं, तो उस तरीके से हर सेंटेंस का जो टाइप है वो चेंज होते रहता है। तो किसी भी बात को अलग अलग सेंटेंस में बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार बोलने वाली बातें एक ही तरीके की हो, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि बोले जाने वाली जो बात है उनका तरीका चेंज होता है, बोलने का तरीका चेंज होता है। इसीलिए जब हम टेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेटर ये ट्रांसलेट करते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है कि सामने वाला अगर हमसे कोई सवाल पूछे, सवाल दिया हुआ हो, तो किस स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा, तो हम उसको कौन सा तरीका अप्लाई करें कि हिंदी से इंग्लिश बना दें। तो हम ज्यादातर जो मेनली है 4 या 5 तरीके के सेंटेंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। इस वीडियो में या फिर आने वाले जितने भी टेंस की वीडियो, ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा टेंस कैसा होता है, सेंटेंस कैसा होता है। हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आनी चाहिए। मैं जो है टेंस की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि कौन सा टेंस हम कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब हमें पहले से ही आना चाहिए। क्योंकि हम जब बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले यही सब बताया जाता है कि जो हमारे सामने सवाल आएगा वो किस किस फॉर्म में होंगे। तो सवालों के बोलने का तरीका, लिखने का तरीका जब चेंज होता है तो हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं कि हर तरीके के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जो आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस है ये कैसा होता है, तो सिंपल सी जो स्टेटमेंट जिसमें पता चलती है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसके लिए बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है जिससे किसी बात के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह खाना खा रहा है, मैं खाता हूँ, तुम आए हो, तुम आते हो, ये सब क्या, एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें और किसी तरीके के शब्दों का यूज ना किया जाए। एक पॉजिटिव, हमें जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का पता चले। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब उसमें जो है निगेटिव चीजें यूज ना हो, ऐसी चीजें जिससे हमें पता चले कि ना जैसी कोई बात नहीं है, तो उसको जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐड करते हैं।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें पहचानना है, ऐसी ये सब चीज़ें पहले ही बता दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उससे हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में ना जैसी कोई शब्द यूज नहीं होती। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हो और अगर हम उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो हम कैसे हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, तो हम ध्यान से देखना कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारे सामने हिंदी में कोई शब्द, ये सेंटेंस हो और उसका जब हम ट्रांसलेट करें और वो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। उसके बाद क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हेल्पिंग वर्ब ये डू या डज यूज नहीं होता है? तो नहीं होता है। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। हम सिर्फ सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके हिसाब से वर्ब के फॉर्म को लिखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब यूज होगा। तो याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, सॉरी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो। लेकिन कब? याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही एक ऐसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म तब यूज होती है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। इस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम सिर्फ इसी समय इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी प्रकार के, यानी कि जितने भी प्रकार के ये टेंस होते हैं, उनमें हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पढ़ते ही नहीं है। यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है अभी हमें नजर आएगा और आने वाले टेंस में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना इस तरीके से कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये इस तरीके से हो गया। अगर हमारे सामने जो सेंटेंस है वो निगेटिव हो तो क्या करेंगे? इस तरीके से। निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या? यानी कि उसमें एक ऐसा निगेटिव पॉइंट, एक ऐसा निगेटिव वर्ड जिससे हमें पता चले कि उसमें ना होने वाली कोई चीजें बता जा रही है। जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं आ रहा है, वह नहीं करने वाला है, या वह नहीं करेगा। इस तरीके से तब हम बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, वो निगेटिव है। तो अगर हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस आ जाए तब हम उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम डू या फिर डज देंगे, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि चेंज क्या हुआ है। जब हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव चीज होगी, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। क्या यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होगा? नहीं। ये एक पहला ऐसा टेंस है, और वो पहला उस टेंस का सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता ही नहीं। बहुत जगह या बहुत सारे को पता ही नहीं होता है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी ऐसी कोई चीज होती है। अगर उसे पता भी होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज होती है उसे बिल्कुल नहीं पता। तो हमें याद रखना है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं और उसमें जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, तब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब का
फिफ्थ फॉर्म यूज करो, अगर प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो, इस तरीके से। इसके बाद हमें जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल दिखाई नहीं देगी कहीं भी, हम जो यूज करेंगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। बहुत जगह जो है इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज। अब डू किसके साथ यूज होता है, तो डू जो यूज होता है, अगर प्लूरल हो तो डू लगाना, अगर सिंगुलर हो तो डज लगाना, इस तरीके से। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगाना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाना, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगेगा। और हमें ये पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे कि आई कभी कभी सिंगुलर की कैटेगरी में भी आता है और कभी कभी प्लूरल की कैटेगरी में भी आता है। तो यहाँ जो हम आई का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हमें जो है डू लगाना है, और बाकी के सब ये सिंगुलर के साथ डज लगेगा और बाकी के प्लूरल के साथ भी डू लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट डज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट डू लगाना। आई जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे उसके साथ हमें डू लगाना है। अब जो है इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जैसे कि डू के बाद हम नॉट ना लिखकर हम इसको कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, इस तरीके से। डू के बाद नॉट ना लिखकर हम इसको कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। इसी तरीके से इसको हम क्या लिखते हैं, डजंट लिखते हैं, इस तरीके से। डू प्लस नॉट डोंट होता है, डज प्लस नॉट डजंट होता है। यानी कि अगर तुम डू नॉट भी लिखोगे तो चलेगा, अगर डू नॉट की जगह डोंट लिखेंगे तो भी चलेगा, डज नॉट लिखेंगे तो भी चलेगा, डज नॉट की जगह अगर डजंट लिखेंगे तो भी चलेगा। कब क्या लिखाएगा ये मैंने बता दिया, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट लगेगा, बस इतना ही याद रखना। तो ये तो था कि नेगेटिव सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तीसरा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। अब इंटेरोगेटिव हमें पहचानने आना चाहिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, तब हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। और जब हम बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको जो बनाने का तरीका होता है वो उनके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी वही तरीका है, टेंस में भी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वो अपने हेल्पिंग वर्ब से ही यूज होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम डू या डज ही लिखेंगे, और ये डू या डज कैसे पहचाना जाएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पहचाना जाएगा। तब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्या इतने ही सेंटेंस होते, नहीं, तो इसके बाद भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, चौथा, चौथा क्या है, वो इंटेरोगेटिव भी होगा प्लस वो निगेटिव भी होगा, इस तरीके से। मतलब उसमें कुछ सवाल पूछा जाएगा निगेटिव तरीके से, जैसे कि वह सॉरी क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो सवाल किया जा रहा है वो निगेटिव सेंस से किया जा रहा है, यानी कि पूछने का तरीका इस तरीके से है कि वो नहीं कर रहा है। जो वर्ब एक्टिव है वो निगेटिव तरीके से एक्टिव है, तो हम जो है उसको इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डू या डज ही लिखते हैं, ये फोर्थ, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव जिसमें है उसमें तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं। तो ये चार हो गए, अभी दो और बचे हुए जिसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला, हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा हो तो उसको पहचानने का तरीका। पहचानेंगे कैसे, हमें पता चल गया कि जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो उसकी क्रिया के लास्ट में देखेंगे कि ये सारी चीजें हैं कि नहीं, वो भी पहचान लिया। कब पहचानेंगे ये भी हमने देख लिया। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश जब बनाते हैं,
तो उसमें वर्ब के कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है, तो डू यूज होता है और डज यूज होता है। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लेकिन जब पढ़ाते वक्त हम बस इसको बताते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है, क्या क्यों पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो जो सवाल हमारे सामने होता है, जब कोई सामने वाला कुछ पूछता है तो वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस भी पूछ सकता है, एक पॉजिटिव जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं, एक निगेटिव स्ट्रक्चर भी हमारे सामने हो सकता है, यानी कि निगेटिव चीजें, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो अगर इस इतने तरीके के सेंटेंसेस आएंगे तो हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका अलग होता है, टेंस के कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसी तरीके से हम हर सेंटेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इतना याद हम कैसे रखेंगे, तो हमें याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें हमारे दिमाग में आराम से फिट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि कंफ्यूजन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो है कब यूज करेंगे, तो जो हमारा सेंटेंस है अगर उसमें सेंटेंस सिंगुलर सॉरी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। क्योंकि ध्यान से देखना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है बाकी के तीनों में दिख नहीं रही, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तभी यूज होता है, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने निगेटिव में देखा कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज है फिर नॉट है, तो डू किसके साथ यूज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो आई को इंक्लूड करके, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। डू के बाद नॉट लिखने से बेहतर है डोंट भी लिख सकते हैं, अगर इतना मन नहीं है डोंट नहीं लिखेंगे तो डू के बाद नॉट लिखेंगे। डज किसके साथ यूज होता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे, डज के बाद नॉट लिखने से बेहतर है डजंट लिखेंगे, अगर जिसको लिखने का मन नहीं है तो वो डज नॉट लिखेगा। ठीक है, तो डज किसके साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, डू किसके साथ, अगर सब्जेक्ट मतलब डू, डू किसके साथ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, तो ये मैंने चार चीज बताया, अब ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देख लो किस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद की चीजें हम बताएंगे कि किस तरीके से और भी चीजें होती है। तो यहाँ पे मैंने चार स्ट्रक्चर लिखवाए। अब ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर को बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर और मैं भी बताऊंगा कि इस स्ट्रक्चर को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ध्यान से देखना, ये जो चौथा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अगर तुम्हारा मन नहीं है कि हम पहले डू या डज नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो इसको एक और तरीका है जो हम बना सकते हैं, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि हम सबसे पहले डोंट या डजंट लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चाहे तो इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, कब, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तब। डोंट किसके साथ लगता है हमें सब पता है, डजंट किसके साथ लगता है ये भी पता है। ठीक है, डोंट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो, डजंट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ये तो हो गया कि चौथा स्ट्रक्चर दोनों तरीके से वैलिड है। अब हम पढ़ते हैं पांचवा स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो पांचवा जैसे कि है इस तरीके से, डब्ल्यू एच सेंटेंस। अब ये डब्ल्यू एच सेंटेंस क्या है, इस तरीके के सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि देखो डब्ल्यू एच का मतलब हमने पहले ही पढ़ रखा है जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ, जैसे कि व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके के ये वर्ड को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में अगर इस तरीके के शब्द को हम ऐड करते हैं या लिखते हैं तो वो जो हमारा सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच सेंटेंस बन जाता है।
तो याद रखना WH सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम WH वर्ड को यूज करते हैं। अब ये WH वर्ड क्या है, तो व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, whom, इस तरीके से। हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, इसको बनाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड्स को लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखाता है, WH वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड है उसको पहले लिख दो। जो हमारा हिंदी दिख रहा है उसमें अगर जो WH शब्द है उसको पहले लिख दो, और उसके लिखने के बाद तुम डू या डज लिखो, डू या डज। उसके लिखने के बाद तुम सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो हमारा WH सेंटेंस होता है वो भी इंटेरोगेटिव में ही ऐड होता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब इसमें भी निगेटिव फॉर्म होता है, जैसे कि देखो, अगर इसको पूछा जाए किस तरीके से, तुम क्यों इस काम को कर रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, तुम कैसे खेलते हो, उसने इसे क्यों नहीं किया, तुमने इसे क्यों पीटा, वहां कौन है, कौन क्या कर रहा है, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो हम उसको बोलेंगे WH सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में अगर लिखा हो तो अगर WH सेंटेंस इस तरीके से दिया रहे तो अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। अब देखो, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो है अगर निगेटिव में हो तो 6 WH सेंटेंस, ठीक है, अगर उसके साथ निगेटिव फॉर्म आ जाए कुछ इस तरीके से, जैसे कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, वह कहाँ नहीं जा रहा है, तुम कैसे नहीं कर रहे हो, बहुत इस तरीके से, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, तुम कब नहीं जा रहे हो, कब नहीं आ रहे हो। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि WH सब्जेक्ट, ये WH शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है प्लस उसमें ना, यानी कि निगेटिव शब्द भी यूज हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो WH सेंटेंस तो है ही है प्लस वो निगेटिव वाला भी। तो क्या इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर अलग है। पहले तो हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, और उसके बाद डू या डज लिखेंगे, और डू और डज के बारे में हमें पहले से ही पता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं। नॉट के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, WH सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में बस इतना फर्क है कि जहां से इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है बस उसके जस्ट पहले अगर हम WH वर्ड लगा देंगे तो वो WH सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखो, डू या डज से स्टार्ट हो रहा, जस्ट इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो वो इस तरीके से दिखेगा, है या ना, इस तरीके से। WH वर्ड मैंने पहले लगा दिया, बाकी का सब जो है वो इंटेरोगेटिव। अगर तुम्हें WH सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद नहीं रखने हैं तो तुम इस तरीके से याद रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जस्ट पहले अगर हम WH वर्ड लगा देंगे तो वो WH जैसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। निगेटिव में भी तुम वही देख लो, जिसकी डू या डज से स्टार्ट है, बाकी सब इसको देखो और तुम इसको देखो, WH प्लस पहले लग गया, बाकी तो सब चीज जो है वो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की तरह। तो क्या जो ये चौथा है ये वाला, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो दूसरा रूप है इस तरीके से कि हम सबसे पहले WH लिखेंगे, WH वर्ड, उसके बाद डोंट लिखेंगे, उसके बाद डजंट लिखेंगे, डजंट लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का या फिर इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस जस्ट उसके पहले WH वर्ड लगा दो, या फिर WH प्लस निगेटिव का भी हम बना सकते हैं, उसके पहले बस क्या करना है, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना है और उसके जस्ट पहले WH वर्ड को लिख देना है, तो वो WH सेंटेंस प्लस निगेटिव का बन जाएगा। तो चाहे तो इस स्ट्रक्चर से बनाओ या इस स्ट्रक्चर से बनाओ, चाहे ये यूज करो या फिर ये यूज करो,
और पहला दूसरा तीसरा तो बिल्कुल अलग है, तो उसको हम एक ही स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे। ये तो था स्ट्रक्चर, बनाएंगे कैसे, तो एक एक को मैं लिखूंगा और एक एक को मैं बनाऊंगा। ध्यान से देखना हम किस तरीके से आप लिखते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम स्ट्रक्चर को देख देख के बनाएंगे कि हम सीख जाएंगे कि देखो हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को देख के हम बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, रमन बाजार जाता है। हर सेंटेंस का दो दो एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बनाएंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा। रमन बाजार जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि रमन क्या है। सबसे पहले देखो, जब कभी भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ही बताता है कि उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनेगा। मेन वर्ब तो दिया रहता है, बस फॉर्म चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखो बाजार जाने वाला कौन है, रमन, यानी कि रमन जो है हमारा सब्जेक्ट। बाजार क्या है, एक जगह है, तो जगह हो या फिर ऑब्जेक्ट हो उसको सेंटेंस के लास्ट में ही लिखते हैं। जाता है यानी कि ये जो है हमारा वर्ब है, और इस वर्ब के लास्ट में ता है लगा हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक क्या है, मतलब ही उसी का एक सेंटेंस है, लास्ट में है। बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखो। पहले तो पहचानो कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब बिल्कुल किस हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, हाँ, एक धनात्मक सच्चाई यानी कि धनात्मक रूप जिससे पता चले, पॉजिटिव सेंस पता चले, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो ठीक है, ये भी हमने पहचान लिया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो ठीक है सब्जेक्ट तो ये है, हमने लिखा रमन। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने बता दिया। सब्जेक्ट देखो और उसका सिंगुलर देखो और प्लूरल देखो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो रमन सिंगुलर है, अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करो, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। तो यहाँ पे तो सिंगुलर है, वर्ब क्या है, जाता यानी कि गो, तो गो का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गोज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक प्लेस है, तो चाहे प्लेस हो या ऑब्जेक्ट हो उसको लास्ट में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अदर चीजों को नहीं लिखेंगे, तो अदर चीजों को लिख देंगे। तो बाजार बच गया, गोज। अब उसके बाद हम लगाएंगे टू। हमें पहले ही पता है कि जब हम कहीं जाते हैं और जहां जाते हैं वो हमें पता है, तो हम टू का इस्तेमाल, जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग टू। क्यों नहीं लगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उसका बात तो हमने किया ही नहीं, लेकिन यहाँ जो जाने की बात हो रही है तो कहाँ जा रहा है, बाजार। तो जब डेस्टिनेशन पॉइंट हमें पता हो, उसका नाम आ गया, तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे, वरना टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पता है कि कहाँ जा रहा है, बाजार, इसलिए हम टू लगाएंगे, और टू के बाद हम लगाएंगे मार्केट, प्लेस का नाम। तो रमन गोज टू मार्केट, ये बन गया रमन बाजार जाता है। इसका एक और एग्जांपल, वे लोग भागते हैं, वे लोग भागते हैं, क्या होगा, सबसे पहले पहचानेंगे क्या ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। भागते हैं, भागते किससे बना, भागना, हाँ ये एक वर्ब है, और लास्ट में क्या है, ते, और उसके बाद क्या है, हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हमने पहचान लिया। सेंटेंस पहचानो तो अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव और पूछने वाली चीजें तो ऐसी नहीं है, बस इसमें बताया जा रहा है, एक पॉजिटिव वर्क बताया जा रहा है, ये भी हमने पहचान लिया। स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा करो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे लोग, यानी कि प्रोनाउन, तो वे लोग का क्या होता है, दे, हमने लिखा दे। अब दे के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट किसके साथ, अगर सब्जेक्ट
सिंगुलर हो तब, सॉरी प्लूरल हो तब। यहाँ पे प्लूरल तो है ही, लेकिन फिफ्थ फॉर्म कब लगाएंगे, जब सिंगुलर हो तब। लेकिन यहाँ पे वे लोग से क्या मतलब है कि वो सिंगुलर नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब है क्या, भागना, यानी कि रन अवे। तो यहाँ पे क्या होगा, रन अवे। क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। कोई अदर वर्ड है, नहीं। फुल स्टॉप दे दो। जब कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई अदर वर्ड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। दे रन अवे, वे लोग भागते हैं। ये मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखकर कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। तो ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला क्या है, तुम नहीं नहाते हो, उसका भाई नहीं दौड़ता है। ये दोनों क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि यहाँ हमने नहीं का इस्तेमाल किया है, नो का इस्तेमाल किया, यानी कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमने यही पहचान लिया, और जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ सब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमें सबसे पहले पहचानना है, फिर सेंटेंस पहचानना है, फिर स्ट्रक्चर को याद करना है। अगर कॉपी की साइड में लिखी हुई है तो उसको देखना है और बना देना है। तो हमने तो इतना भी पहचान लिया कि निगेटिव है। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा गया है, उसी तरीके से हम चीजों को लिखेंगे और उसका ट्रांसलेशन बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखो। तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, तुम, एक प्रोनाउन, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, डू या डज लगाओ, ठीक है, डू या डज। डू किसके साथ लगता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पे तुम जो है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, नॉट लगाओ, तो यहाँ पे डू नॉट। और भी मैंने बताया था कि अगर तुम्हें डू नॉट लगाने का मन ना हो तो तुम ये क्या लगाना है, यहाँ पे डोंट, इस तरीके से। चाहे तो डू नॉट लिखो या फिर डोंट लिखो। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब जो है हम सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नहाना। यहाँ पे जो नहाना है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नहाने का क्या होता है, बाथ। तो बाथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यू डू नॉट बाथ। क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। कोई अदर वर्ड है, नहीं है, तो हम फुल स्टॉप दे देंगे। दूसरा, उसका भाई नहीं दौड़ता है। सबसे पहले तो टेंस तो है ही है, क्योंकि हमने पहले उसी तरीके से देखा। नहीं आ गया यानी कि निगेटिव। पहले पहचानो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वहां इस तरीके से है, उसका भाई, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए। उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। अब हर ब्रदर भी हो सकता है अगर वो फीमेल है तो उसका भाई हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, डू या डज लिखो या फिर डोंट लिखो या डजंट लिखो। तो उसका भाई है क्या, सिंगुलर। उसका जो भाई है वो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है एक भाई के बारे में बात हो रही है, उसके भाइयों के बारे में बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट हमने देखा वो सिंगुलर है, इसलिए हम डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर डज नॉट लिखना है तो ठीक है, वरना हम क्या लिखेंगे, डजेंट लिखेंगे। हिज ब्रदर डजेंट। अब उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जो दौड़ता है ना, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज ब्रदर डजंट रन। क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। कोई अदर वर्ड है, नहीं।
फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है हमने निगेटिव का भी बना लिया। अब जो है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव भी बना लिया, निगेटिव बना लिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर मिटा देते हैं। अब है इंटेरोगेटिव, तो इसका पहला देखेंगे। पहला है क्या श्याम खाता है, और उसके बाद है क्या हम लोग नाचते हैं। ये दोनों जो है इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है। जब कोई सवाल पूछा जाए तो वो दिया हुआ सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है, क्योंकि यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है। जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब ही है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने स्ट्रक्चर है। पहले तो डू या डज से इस्तेमाल करो। डू या डज कब लगता है हमें पता है। क्या श्याम, तो यहाँ पे जो श्याम है वो सब्जेक्ट है। श्याम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि डज से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम सब्जेक्ट को लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने डू या डज सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट दिया था। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाएंगे क्योंकि यही वर्ब है। तो खाता यानी कि ईट, डज श्याम ईट, ठीक है। क्या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं। हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं, क्या हम लोग नाचते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है इंटेरोगेटिव है, डू या डज। तो हम लोग क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो डू वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नाचते हैं यानी कि यहाँ पे से क्या हो जाएगा, डांस। क्या कोई ऑब्जेक्ट, नहीं है। क्या कोई अदर वर्ड, नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इसका देख लिया। तीसरा, तीसरा क्या है, अब हम इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव को देखेंगे। तीसरा और चौथा क्या है, वो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव पे बेसिक। क्योंकि देखो, क्या तुम वहां नहीं जाते हो, इसमें क्या हुआ कि जो सवाल है क्या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें नहीं जो आया है वो निगेटिव पॉइंट को चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या तुम नहीं आ जाते हो, ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है। बनाना कैसे है, तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। कैसे लिखना है, क्या तुम वहां नहीं जाते हो। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो प्लूरल है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टार्ट किससे हो रहा है, डू या डज से। तो हम सबसे पहले प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, डू। तो डू से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, डू। डू के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो डू के बदले यू यूज होता है, तुम के बदले हम क्या लिखेंगे, यू। तो यहाँ पे तो डू यू हो गया। उसके बाद निगेटिव जो है उसके बदले हम नॉट लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना।
क्या कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक प्लेस यानी कि अदर वर्ड्स में जो काउंट होगा वहां, देयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई अदर वर्ड या कोई दूसरा चीज हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो डू यू नॉट गो देयर। अब यहाँ पे क्या है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वो है मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे, और डू के बाद क्या लगाना है हमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, डू आई। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। और नॉट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता, यानी कि उससे क्या हम क्या बनाएंगे, गो। और जहां हम जाते हैं, ठीक है, अगर वो पता है, उसका ठिकाना पता है, लोकेशन पता है, तो हम क्या लगाते हैं, टू। तो गो टू और उसके बाद स्कूल, क्योंकि अदर वर्ड्स में जो है यही लिखा है। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान से देखना, चौथा हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से कैसे, जैसे कि डोंट या डजंट का इस्तेमाल हम सबसे पहले भी कर सकते हैं। अगर हमें डोंट या डजंट का सबसे पहले इस्तेमाल करना है तो हम कैसे बनाएंगे इन दोनों को, तो ध्यान से देखना। जैसे कि इसी में हमें डोंट या डजंट पहले इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे तो देखो तुम की वजह से क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हम डोंट इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे, डोंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डोंट। डोंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। डोंट यू गो। उसके बाद क्या है, वहां, तो देयर। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखाएगा, डोंट यू गो देयर, ठीक है। अब अगर हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यानी कि डोंट का इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले डोंट को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो डोंट आई हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। और उसके बाद हम जहां जाते हैं उसका लोकेशन पता है, तो गो टू। और ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन अदर लोकेशन हम लिख देंगे। तो डोंट आई गो टू स्कूल, या फिर डू आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से भी बना सकते थे। और हम पहले वाले स्ट्रक्चर से भी बना सकते थे और इस तरीके से बना सकते थे। तो ये तो मैंने बताया इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। अब हमारे सामने दो और स्ट्रक्चर बच गए। जैसे कि हमने क्या देखा, अब डब्ल्यू एच सेंटेंस और डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा, यानी कि दो वाक्य लिखा। अब इसको हम सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरा दोस्त क्यों खेलता है। अब यहाँ पे क्या है, क्यों। तो मैंने क्या बताया था, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, इस तरीके से अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो डब्ल्यू एच सेंटेंस में। नीचे देखो ध्यान से, राधा आम कब खाती है, यानी कि जो राधा आम खाने का काम करे वो कब, राधा आम कब खाती है। तो कब आ गया, इसीलिए वो डब्ल्यू एच सेंटेंस में ही ऐड होगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले ध्यान से देखो डब्ल्यू एच सेंटेंस। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिख रहे हैं, तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड पहचानने आना चाहिए, क्योंकि जब हम अगर उसको पहचान लेंगे तो हम सब ये भी समझ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो यहाँ जो क्यों है वो एक डब्ल्यू एच वर्ड है। तो सबसे पहले क्यों की हम मीनिंग लिख देंगे, यानी कि क्यों के बदले हम क्या लगाएंगे, वाई। वाई के बाद हम क्या लिख रहे हैं, डू या डस। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखना, मेरा दोस्त जो है यहाँ पे क्या है,
वो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो मेरा दोस्त है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। ठीक है, वाई डज माई फ्रेंड। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, खेलता, यानी कि प्ले। और उसके बाद ना तो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना ही कोई अदर वर्ड है, इसलिए हमने क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज माई फ्रेंड प्ले, यानी कि मेरा दोस्त क्यों खेलता है। राधा आम कब खाती है, अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, यानी कि वेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेन। वेन। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद डू या डज, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि राधा, कोई नाम जो है सिंगुलर नाम तो सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। तो वेन डज राधा। अब हमने सब्जेक्ट तक तो लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाती, यानी कि यहां से क्या हम लिखेंगे, ईट। और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, आम। खाया किसको जा रहा है, तो आम को। आम क्या है, काउंटेबल चीज है, सिंगुलर चीज है। और जो काउंटेबल चीज हो तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए। ए, उसके बाद लिखेंगे मैंगो। When does राधा eat a mango, ए मैंगो क्यों लगाया, ये हमें पता है, काउंटेबल चीज है, सिंगुलर चीज है, इसलिए हम उसके पहले ए लगाएंगे। तो why does my friend play, ये तो इसका आंसर है। और इसका आंसर है when does राधा eat a mango। तो ये हमने देखा कि डब्ल्यू एच सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हमारे सामने है डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि तीसरा हम देखते हैं डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव। अब यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने लिखा वह काम क्यों नहीं करता है। क्यों है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच शब्द है, तो ये तो डब्ल्यू एच सेंटेंस में बदल गया। लेकिन नहीं आने की वजह से वो डब्ल्यू एच सेंटेंस प्लस निगेटिव में बदल गया, यानी कि जब हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो अब हम इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। श्याम कैसे स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे कैसे से तो समझ में आ गया कि डब्ल्यू एच सेंटेंस, लेकिन नहीं आने की वजह से वो डब्ल्यू एच सेंटेंस प्लस निगेटिव में बदल गया, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है। लिख दो डब्ल्यू एच वर्ड, क्या है, क्यों। यहाँ पे होगा वाई। फिर क्या लिखना है, डू या डस। ठीक है, डू या डस किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, सिंगुलर है इसलिए डस लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट वह क्या होगा, ही। वाई डज ही तो हो गया। उसके बाद नॉट, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, करता, यानी कि करना से निकला है तो डू। लास्ट में क्या लिखाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज ही नॉट डू वर्क, व्हाई डज ही नॉट डू वर्क, वह काम क्यों नहीं करता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क दिया। श्याम कैसे स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा, हाउ। उसके बाद डू या डज, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे।
हाउ डज श्याम, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है। नॉट के बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये है। यहां से क्या लिखेंगे, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां स्कूल नाम लिखा हुआ, दब जाएंगे वहीं पे। तो गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हाउ डज श्याम नॉट गो टू स्कूल, ये होगा इसका। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, हम इसको भी तो यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये तो था कि अगर हम उस तरीके से बनाएंगे तो भी चलेगा। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड लिखो वाई। हमने वाई लिखा। उसके बाद वाई लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डोंट या डजंट। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगेगा डजंट। वाई डजंट हो गया। सब्जेक्ट लिखना है, यही तो सब्जेक्ट है, ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया, हो गया। वाई डजेंट ही डू वर्क। दूसरा, श्याम कैसे स्कूल नहीं जाता, सबसे पहले कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ। डू या डजेंट, श्याम सिंगुलर है इसलिए डजेंट लगेगा। हाउ डजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, श्याम सब्जेक्ट है तो श्याम लिखेंगे, हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता से बनाएंगे गो, यहाँ पे हो गया गो। कोई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक प्लेस है स्कूल, पता है कहाँ जाना है, इसलिए हम लगाएंगे टू और उसके बाद लिखेंगे स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ डजंट श्याम गो टू स्कूल, इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने 6 तरीके का स्ट्रक्चर बताया, बहुत कोई नहीं भी बताएंगे या फिर बता भी सकते हैं। अगर हमें इसको याद रखना है तो सिंपल सी चीज है, जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल यानी कि हिंदी सेलेक्ट करके इंग्लिश बनाएंगे, उतना जल्दी हमें स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कॉपी के एक पन्ने पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और स्ट्रक्चर देख कर भी हम अगर चीज़ों को बैठाएंगे लिखेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अभी जो है मैंने बताया कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इसके आगे हम ये भी सीखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए रहेंगे तो कैसे समझना है। अगर ध्यान से देखो, अगर हमें स्ट्रक्चर पता है, इसलिए जब भी कभी टेंस पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के हिसाब से हिंदी से इंग्लिश करने के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश जब हम करने के लिए सीख जाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाता है। और जब हमें इंग्लिश को पहचानना होता है तो इंग्लिश में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को ही देखते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम देख लेंगे तो स्ट्रक्चर को देखते के साथ हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो जब हम धीरे धीरे हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाता है। जब स्ट्रक्चर फिट हो जाता है तो हम सामने जो हमारे सेंटेंस होता है उसको देख के हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और ये कौन से टेंस का होगा, इस तरीके से। तो आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो कैसे पहचानेंगे। उसके लिए बस एक काम करना है कि हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर अगर हमारे दिमाग में है तो हम आसानी से उस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम दूसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितना भी मैंने बताया उसको ध्यान से जिस किताब से हो प्रैक्टिस करना, हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। वो धीरे धीरे अपने आप हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।